नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 5 दिसंबर शनिवार को मुझे इंडियन एक्सप्रेस में काम की चीज़ें क्या लगी। मित्रों, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि पेज 1 पर एग्ज़ाम के लिए काम की कोई चीज़ नहीं है, यानी हमारा बहुत सारा टाइम बच गया। तो हम चले पेज 2 पर। पेज 2 के बॉटम सेक्शन में कुछ आरबीआई के रेपो रेट की बात है, लेकिन वो तो पेज 15 पर इकोनॉमी में वापस दिया होगा, तो पेज 2 भी ख़त्म। आगे बढ़ो। पेज 3 कुछ नई स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में आगे बढ़ो। पेज 4 एक बार यूपीएससी के मेंस पेपर 4 एथिक्स में केस स्टडी पूछी थी। मुद्दा कुछ ऐसा था कि स्कूल में जो मध्याह्न भोजन योजना होती है, मिड डे मील स्कीम, बच्चों को, गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना देते हैं, उसमें खाना पकाने के लिए एक दलित कुक को रखा गया था और गांव वाले कुछ विरोध कर रहे हैं। इस टाइप की कोई केस स्टडी। अब ऐसा ही कुछ आज केस स्टडी दिखती है यहाँ पर, स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़, कि कोई दलित युवक ने अपने सरनेम में अपर कास्ट वाला सरनेम लिखा था, तो कुछ अपर कास्ट वाले लोगों ने आकर उसके साथ मारपीट की कि क्यों तुमने गलत सरनेम लिखा है। सो एज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसपी, आप अपने इलाके में शेड्यूल कास्ट के खिलाफ हो रही ऐसी सब एट्रोसिटी को कैसे प्रिवेंट करेंगे और कम्युनिटीज़ के बीच में सौहार्द कैसे बढ़े, हाउ टू इम्प्रूव सोशल हारमोनी, उसमें आप क्या करें। तो ये सब सोचिए। आगे बढ़े हम लोग। पेज 5 गवर्नमेंट एड्स नॉट इम्पॉर्टेंट। पेज 6 राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 7 वापस गवर्नमेंट एड्स नॉट इम्पॉर्टेंट। पेज 8 पर भी आज खुशी का समाचार कि कोई कॉलम काम का नहीं है। एक कॉलम है कोरोना के बाद की रिकवरी, लेकिन कुछ दमदार मुद्दे नहीं। दूसरी है कि आरबीआई ने रेपो रेट में चेंज नहीं किया, उसकी प्रशंसा की है, वो भी कुछ काम की नहीं। रजनीकांत पॉलिटिक्स में आएंगे। एमडीएच के जो धर्मपाल गुलाटी का देहांत हुआ, उसकी श्रद्धांजलि की कॉलम, हाफिज सईद के बारे में कॉलम, लेकिन कुछ काम का। पेज 9 पर हम चलें, एक कॉलम है द सुपर सेंटर, इकोनॉमी के बारे में। वहाँ पर ये कॉलमनिस्ट हरीश दामोदरन ने पाया कि जब भी कोalition गवर्नमेंट होती है, गठबंधन सरकार, तो स्वाभाविक है वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी, उन लोगों ने यूनियन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया होगा। ऐसी परिस्थिति में इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, उनका दबदबा बढ़ जाता है, क्योंकि स्वाभाविक है उन लोगों ने लोकल रीजनल पार्टी को बहुत सारा पैसा इलेक्शन फंडिंग में दिया होगा। तो इस प्रकार के लिकर बैरन्स, मतलब शराब की जो जिनकी कंपनियां होती हैं, हाईवे बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर, शुगर मिल के मालिक, अरहतिया मतलब एपीएमसी मंडी के साथ ये जो अनाज और प्याज टमाटर की बिक्री करने वाले ऐसे बड़े खिलाड़ी, ये सब का दबदबा इवन सेंट्रल पॉलिटिक्स में बहुत बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द कोalition। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जैसे वो दिखाते हैं कि कैसे 1991 के रिफॉर्म्स के बाद आंध्रप्रेन्योर्स, मतलब आंध्र प्रदेश के जो उद्योगपति थे, वो अचानक से नेशनल स्टेज पे आ गए। जैसे जीवीके ग्रुप, जीएमआर ग्रुप, नागार्जुन फर्टिलाइज़र, गंगावरम पोर्ट वगैरह, बहुत सारे लोग जिनको मतलब हाईवे पोर्ट बनाने के सारे कॉन्ट्रैक्ट और सब कुछ उनको ही मिलने लगा। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे जब ऐसा सीन बनता है जहाँ पर एक ही सिंगल पार्टी मेजॉरिटी जैसे बीजेपी, ऐसी परिस्थिति में इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर का दबदबा कम होता है और कॉन्ग्लोमरेट कैपिटलिज्म, यानी ऐसा बिजनेस ग्रुप जो अलग अलग क्षेत्र में उसकी सभी उंगलियां घी में हैं। जैसे हम बात करें रिलायंस, तो पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, रिटेल इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री तो स्टील, व्हीकल, सॉल्ट, आईटी सर्विसेज, आदित्य बिरला तो सीमेंट, एल्यूमिनियम, क्लोर अल्कली, अदानी तो पोर्ट, प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एयरपोर्ट मेंटेनेंस, एडिबल ऑयल। तो कुछ गिने चुने 3-4 बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, दे विल कंट्रोल एवरीथिंग। एज अ रिजल्ट जो इंडिविजुअल रीजनल पार्टीज़ हैं, उसको सपोर्ट करने वाले इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है, उन सब का दबदबा कम होता है। तो रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एंड अदर थिंग्स, कहीं पर कुछ सोच के दिमाग बिठाना हो, अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जैसे इंदिरा गांधी के ज़माने में स्ट्रॉन्ग सेंटर था, ऐसा मोदी के ज़माने में स्ट्रॉन्ग सेंटर, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स, उनका पावर धीरे धीरे कम होने लगता है और यूनियन फिर अपनी मर्जी से चीज़ों को लागू कर सकता है। जैसे कि जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट का नुकसान, तो बहुत कह रहे थे हमें इतना पैसा दो, लेकिन अल्टीमेटली यूनियन ने अपनी बात उनको मनवा कर थोड़ा ही करीब 1.10 लाख करोड़ रुपीज़ ही दिया, जबकि स्टेट बोले हमको 2.35 लाख करोड़ या इतना चाहिए। फिर ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अलग अलग स्टेट के मिनिस्टरों को भी पूछताछ के लिए बुला लेता है वगैरह। एक ज़माने में ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन अब ये रियलिटी। सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर कुछ एंगल्स, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स के कुछ एंगल मेंस पेपर 2 के लिए। सो दैट वाज पेज 9। पेज 9 में इसके अलावा जो कॉलम्स हैं वो कुछ काम की नहीं। मुंबई में कैसे वायरस मैनेजमेंट किया गया या कुछ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। पेज 10 पे चलें। पेज 10 पे आप जानते हैं कश्मीर और उसमें आर्टिकल 370 उसको हटाया गया। एक चीज़ होती है वक़्फ़ काउंसिल। वक़्फ़ मतलब
जो मुस्लिम व्यक्ति का देहांत हो जाता है वो अपनी प्रॉपर्टी समुदाय की भलाई के लिए छोड़ के जाते हैं कि इस पे स्कूल बनाना, हॉस्पिटल या कुछ, तो उन सब का मेंटेनेंस करने की जो संस्था होती है उसे कहे वक्फ बोर्ड। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ फॉर कम्युनिटी, दरगाह, श्राइन, वो सब काम देखते हैं। अब एक ज़माने में कश्मीर में ऐसी वक्फ बोर्ड नहीं थी क्योंकि वो आर्टिकल 370 के चलते उनको जो कि इतना ही चीज़ लागू होगा, बाकी सारे केंद्र के कानून लागू नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि अब आर्टिकल 370 हट गया है तो केंद्र सरकार, उसकी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में वक्फ बोर्ड जो स्टैच्यूटरी ऐसी संस्था है वो बनाएंगे। अब क्योंकि कश्मीर में शिया और सुन्नी दो समुदाय हैं मुस्लिमों के, तो वहाँ पर दो ऐसे वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे, जबकि लद्दाख वहाँ पर मोस्टली शिया मुस्लिम है तो सिर्फ एक वक्फ बोर्ड उनके लिए बनाया जाएगा। सो दैट इज़ वन न्यूज़ फॉर पॉलिटी। इसके अलावा पेज 10 पे कुछ बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री, जैसे कनाडा का प्राइम मिनिस्टर ने सब किसानों पर भारत में अत्याचार हो रहा है ऐसा सब बोल रहे थे, उसकी सब वापस बोल बच्चन काम की नहीं। जम्मू कश्मीर के पोल्स बहुत काम के नहीं। पर्सन इन न्यूज़ में दिनेश्वर शर्मा जो कि एक ज़माने में आईपीएस ऑफिसर थे, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे, फिर जम्मू कश्मीर में इंटरलॉक्यूटर, यानी उनकी जो लोकल पार्टीज़ के साथ शांति मंत्रणा करनी होती है केंद्र सरकार ने, उसमें मध्यस्थ का काम किया था। और अभी लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन उनका देहांत हो गया है। खैर ऐसे प्रश्न वो अपनी एग्ज़ाम के लिए तो आईएएस एग्ज़ाम में इतना काम का नहीं, बट नॉन आईएएस एग्ज़ाम, फिर ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुद की भी एग्ज़ाम होती है, ACIO, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, तो उन सब के लिए ऐसी थोड़ी थोड़ी पर्सन इन न्यूज़ पता होनी चाहिए। फिर चले पेज 11। पेज 11 स्टेट स्पेसिफिक कुछ काम का नहीं। पेज 12 IIT के ग्लोबल समिट हो रही है, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि पोस्ट कोविड ऑर्डर वुड रिक्वायर री लर्निंग, री थिंकिंग, री इनोवेटिंग एंड री इन्वेंटिंग। नए सिरे से सोचना होगा कोविड के बाद, जो भी ग्लोबल ऑर्डर बने, जो भी हम बात करें हेल्थ केयर, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग, तो उसमें कुछ नया सीख के, नया सोच के, नया नवाचार करना होगा, नया आविष्कार करना होगा, ये सब की ज़रूरत है। तो निबंध के पेपर में सोच के आप सोचिए इसको कैसे लिखेंगे। आपने स्वाभाविक है इसको वर्टिकल्स में बांटना होगा कि जब हम कहते हैं ऑर्डर तो किस चीज़ का ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, और फिर उसमें क्या क्या नया, री लर्निंग कि पहले ऐसा करते थे अब ऐसा करना है, वगैरह वगैरह। सोचिए आप कैसे लिखें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कुछ बात थी कि लोकल लैंग्वेजेस में, मातृभाषा में सब स्कूल कॉलेज के कोर्स ऑफर किए जाएं। इसमें एक IIT डायरेक्टर ने ये कहा कि अगर बीटेक इंजीनियरिंग के कोर्स भी आप ये बोलना शुरू करें मातृभाषा में देने चाहिए तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि फिर मातृभाषा के नाम पर गुजराती, मराठी, पंजाबी लोकल फैकल्टी को ही लोकल कॉलेज में भर्ती किया जाएगा। तो जो ग्लोबल क्या चल रहा है, ऐसा करने के लिए जो ग्लोबल लेवल के फैकल्टी होनी चाहिए उसकी जगह हम बहुत ही अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट बन जाएंगे, एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर द एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पेज 12 पर बाकी सब बोल बॉय, बॉल बच्चन, CBI और इधर उधर की चीज़ें काम की नहीं। पेज 13 एक्सप्लेन सीरीज़। एक्सप्लेन सीरीज़ में आज थोड़ा कुछ काम का है। पहला एक है मरीन मैमल्स। मैमल मतलब स्तनधारी, जो बच्चों को पैदा करते, अंडे नहीं देते, उस टाइप के जानवर मरीन में होते हैं। हाँ, वेल मछली, डॉल्फिन मछली, उसको हम कहते हैं स्तनधारी मैमल्स। उनके खून में खास बात क्या होती है? उनके खून में खास बात क्या होगी? क्योंकि वो ऑक्सीजन पे जिंदा है और फिर भी पानी में रहते हैं, तो डुबकी लगा कर हो सकता है 1-2 घंटे पानी में रहेंगे, फिर वापस आएंगे, ऑक्सीजन लेंगे, फिर पानी में जाएंगे। तो उनकी शरीर की खासियत क्या होती है? उनके ब्लड में स्वाभाविक है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, 1-2 घंटे तक वो ऑक्सीजन स्टोर कर पाए। और उनके टिश्यूज़ कुछ इस तरह बने होते हैं कि अगर ऑक्सीजन कम भी हो जाए तो वो तुरंत डैमेज नहीं हो जाता जैसा मनुष्य शरीर हो जाता है। और कुछ मायोग्लोबिन, न्यूरोग्लोबिन टाइप के ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन्स भी उसमें ज़्यादा होते हैं। ये सब क्या अपने लिए काम का है? 2 कारण से काम का है। पहला, साइंस टेक्नोलॉजी में कुछ अतरंगी चीज़ पता हो तो 1-2 चीज़ पता होनी चाहिए। और दूसरा, एनवायरनमेंट के नाम पे फ्लोरा फौना, जैसे हाथी के बारे में पूछा था पिछले साल, तो ये सब के बारे में थोड़ी थोड़ी अंदाज़ होनी चाहिए। सो दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, कुछ समय पहले आयुष मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि आयुर्वेद में सर्जरी की प्रैक्टिस उसको कुछ अलाउ किया जाए, स्टडी किया जाए। असल में आयुर्वेद में 2 ब्रांच है, एक है शल्य तंत्र जहाँ पर जनरल सर्जरी सिखाई जाती है, और दूसरा है शल्यक तंत्र जहाँ पर आँख, कान, नाक, गला और दांत, इसकी सर्जरी सिखाई जाती है। अब उनकी सब सर्जरी की प्रैक्टिस के बारे में आयुष मिनिस्ट्री ने कुछ नोटिफाई किया, तो स्वाभाविक है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, जो कि MBBS और उस टाइप की एलोपैथिक कोर्सेज के वो प्रमोट करता है, उन्होंने उसका ऐतराज़ किया है कि इससे पेशेंट की हेल्थ और सेहत को खतरा हो सकता है और हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वगैरह। फिर महाराष्ट्र की काउंसिल पोल्स के बारे में कॉलम, लेकिन वो काम की नहीं।
पेज 13 के बॉटम में दिया लैब ग्रोन मीट, ये काम का कॉलम है। लैब ग्रोन मीट मतलब वैसे तो हम जानवर को उसका प्रजनन करवाएंगे जैसे, और फिर उसका हम कत्ल करके उसका मांस खाते हैं, लेकिन लैब ग्रोन मीट में वही चीज़ लैब के अंदर बनाई जाती है बिना जानवर को पैदा किए। तो ऐसे लैब ग्रोन मीट को, उसकी बिक्री को, सेल को अनुमति देने वाला सबसे पहला देश बना है सिंगापुर। इससे फ़ायदे क्या हैं? जो ट्रेडिशनल कत्ल खाने में से मांस बनाकर लाया जाता है उसमें जूटोनिक डिसीज़ मतलब प्राणी जन्य रोग, फिर इकोलाई, साल्मोनेला, ऐसे सब अलग अलग इन्फेक्शन के मनुष्य को खतरे रहते हैं जो लैब ग्रोन मीट में नहीं है। दूसरा, जब हम कत्ल खाने के लिए पशुपालन करते हैं मवेशियों का, जानवरों का, तो स्वाभाविक है उनको बहुत सारा घास चारा खिलाना पड़ता है, और वो उनमें से जो भी गोबर और दूसरी चीज़ के चलते बहुत सारा मीथेन एमिशन। तो एनिमल हस्बेंड्री इज़ अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, उसको भी कम करने में ये लैब ग्रोन मीट, इसमें इतना ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होता। तो ये कुछ मुद्दे साइंस टेक एनवायरनमेंट के लिए आप देखिए। दिस इज़ ऑन पेज 13 एक्सप्लेन्ड सीरीज़। फिर हम चले पेज 14। पेज 14 में इंटरनेशनल न्यूज़, तो वही कुछ चीज़ें तो कैरी फॉरवर्ड ही हो रही है। मैंने कल आपको बताया था कैसे म्यांमार से भागे रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ बांग्लादेश में थे, और बांग्लादेश उनको भूषण 4 नाम के एक आइलैंड पर शिफ्ट कर रहा है, तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स और चीज़ें दी हैं। दूसरा, चीन ने अपना एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था कि आप जाके चांद से कुछ मटेरियल लेकर आइए, और वो वहाँ पर से उन्होंने 2 किलो चांद के पत्थर उठाए हैं और भारत वापस आ रहा है। ऐसी बात, माफ़ कीजिएगा, चीन वापस आ रहा है। देन ग्रेट बैरियर रीफ क्रिटिकल स्टेज, वो तो काम कहीं तो हमेशा क्रिटिकल स्टेज में ही है, कुछ नई चीज़ उसमें निकल के आए, कोई बड़ा कोई समिट या ट्रीटी साइन हो जाए तो काम की बात है। पर्सन इन न्यूज़ में विवेक मूर्ति, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस सर्जन जनरल थे, उनको वापस वही पदवी पोस्ट प्रेसिडेंट बिडेन ने बोला मैं वापस उसी पोस्ट पे रखूँगा। 2017 में कतर देश के साथ ये गल्फ़ के बाकी देश जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इजिप्ट, उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक टाई ख़त्म कर दी थी। कुछ मुद्दा ऐसा था कि कतर क्योंकि ईरान के साथ उसकी ज़्यादा बनती है और सऊदी और ईरान की आपस में नहीं बनती, तो इसको मतलब अलग किया था। हालांकि अब वापस से ये सभी देश कुछ चर्चा कर रहे हैं कि कतर के साथ वापस अपनी डिप्लोमेटिक टाइज़ एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में उसको वापस सदस्य रिज्यूम किया जाए। ऐसा शायद उनका कुछ गेम प्लान है कि ईरान को हम लोग और आइसोलेट कर पाएँ, इसलिए कतर को वापस दोस्त बना लेते हैं। 1921 और 22 उस वक़्त डॉक्टर आम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने गए थे, तो वो लंदन के एक मकान में रहते थे जो लोकेटेड था 10 किंग हेनरी रोड इन कैमडेन रीजन। अब वहाँ की सरकार ने तय किया है कि उस पर्टिकुलर मकान को हम आम्बेडकर म्यूज़ियम में तब्दील करेंगे। सो दीज आर थिंग्स, सम ऑफ द थिंग्स ऑन पेज 14। फिर चले पेज 15, इकोनॉमी। इकोनॉमी में सबसे बड़ी खबर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। आप जानते हैं कि आरबीआई एक्ट, वहाँ पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी काउंसिल। उसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के साइड से, 3 गवर्नमेंट के साइड से, और उन पर टारगेट है कि उन्होंने महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन को 2 to 6% में कंट्रोल करना है। उसके लिए अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल होता है। जैसे एक चीज़ होती है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? आरबीआई अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है और सामने गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रखवाता है। अब सामान्य परिस्थिति में अगर महंगाई दर से लड़ना है हमने, तो ये रेपो लोन को और एक्सपेंसिव करने चाहिए, रेपो को इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि लोन महंगे हो जाए, लोग शॉपिंग कम करें, डिमांड कम हो जाए, तो डिमांड कम हो जाए तो अपने आप वो चीज़ का प्राइस कम हो जाए, तो महंगाई कंट्रोल में। सो ट्रेडिशनली व्हेन टू फाइट इन्फ्लेशन वी शुड इंक्रीज रेपो रेट। लेकिन अभी हम पाते हैं कि अक्टूबर तक भारत का महंगाई दर बढ़ के 7.6% या उससे भी ऊपर जा रहा है। यानी आरबीआई पर जो लिमिट थी कि 2 to 6% में कंट्रोल करो महंगाई को, लेकिन महंगाई तो 7% से भी ऊपर चली गई। पर रेपो रेट को इंक्रीज़ करना चाहिए, लोन महंगे करने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो कोरोना के बाद इकोनॉमी को रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। लोन ही महंगे होंगे, कोई शॉपिंग नहीं करेगा, वापस खड़ी कैसे होगी इकोनॉमी। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने तय किया कि रेपो रेट को अभी छेड़ते नहीं है, उसको 4% पे रहने दो। इसलिए बाकी जो रेट्स उसके साथ लिंक्ड है वो भी अनचेंज्ड हैं। रिवर्स रेपो रेट 3.35%, एमएसएफ रेट 4.25%, और जितना एमएसएफ रेट होता है उतना ही बैंक रेट होता है, वो भी 4.25%। अब ये रेपो रेट क्या होगा उसका डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेती है। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे और भी निर्णय लिए जाते हैं जो आरबीआई गवर्नर अकेले लेते हैं। उसमें मॉनेटरी पॉलिसी में वोटिंग कराकर मेजोरिटी से डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो आरबीआई गवर्नर ने ऐसे भी कोई और चीज़ों को अनाउंस किया है। जैसे एक चीज़ है TLTRO यानी टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन। मुद्दा ये था कि रिजर्व बैंक अलग अलग बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देगा, लेकिन शर्त के साथ
कि आपको जो लोन का पैसा दिया है उसका सर्टेन परसेंटेज, कुछ पैसा आपने सिलेक्टेड सेक्टर्स जैसे मान लो एनबीएफसी में या कंस्ट्रक्शन सेक्टर या XYZ कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा। उस हिसाब से उस कंपनी के ये बैंक वाले उस कंपनी के कॉरपोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर वगैरह वगैरह खरीदेंगे। ऐसी योजना वो तो 1-2 साल पहले उन्होंने कुछ शुरू की थी। नई बात ये आई, आरबीआई ने केवी कामत कमेटी बनाई थी कि अलग अलग क्षेत्रों में बैड लोन्स बढ़ रहे हैं कोरोना के चलते, हम क्या करें। केवी कामत ने कुल मिलाकर 26 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए कि सपोज कंस्ट्रक्शन और स्टील और सम जेम्स एंड ज्वेलरी कि ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा बैड लोन है, इनकी मदद की ज़रूरत है। तो आरबीआई ने ये कहा, ये जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन थे जहाँ पर आरबीआई बैंकों को शर्तों के अधीन लॉन्ग टर्म लोन देता था कि इसमें से कुछ हिस्सा आपने कंपलसरीली ये वाली कंपनियों, ये सेक्टर की कंपनियों के बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना है। तो कहा ये 26 सेक्टर्स को भी उसका लाभ देंगे। दूसरा, बैंकों को प्रॉफिट होता है, उसमें से वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। लेकिन कोरोना के चलते वैसे भी बैड लोन्स बढ़ने वाले हैं, तो आरबीआई नहीं चाहता कि प्रॉफिट का कुछ जो भी 2-5 पैसे कमाए हों वो डिविडेंड में चले जाए। तो जब शॉक आएगा, जब लोन वापस नहीं होंगे, उस सबको एब्जॉर्ब करने के लिए पैसा चाहिए। इसलिए कहा है कि इस साल बैंक वाले अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देंगे। एनबीएफसी में भी डिविडेंड के क्या नियम होने चाहिए, आरबीआई उस पर कुछ पॉलिसी बना रही है। डिजिटल पेमेंट के लिए आरबीआई ने कहा है हम अलग से गाइडलाइन इशू करेंगे जिसका नाम होगा डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल डायरेक्शन 2020, ताकि जो बहुत सारे अलग अलग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, वो सब में कुछ कॉमन और यूनिफॉर्म टाइप की रेगुलेटरी पॉलिसी बने। अब जानते हैं कार्ड मशीन होता है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, उसके अंदर आप कार्ड इंसर्ट करते हैं और फिर पिन नंबर डालते हैं और ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन आगे चल के कुछ नए टाइप के मशीन बने थे, कॉन्टैक्टलेस, मतलब बस छू के निकल जाओ और उसमें से पैसा कट जाएगा, ये पिन नंबर वगैरह डालने की और वो कार्ड मशीन में घुसाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसे कॉन्टैक्टलेस कार्ड शुरू में बोला था उसमें 2000 रुपये तक ही पेमेंट हो सकता है, क्योंकि तुरंत ही कोई स्कैम नहीं कर दे ऐसा यहाँ पे पॉकेट से वो मार के निकाले और 10,000 रुपये उठा लिए। खैर, तो ये 2000 की जो लिमिट थी आरबीआई ने कहा उसको हम लोग 2021 से बढ़ाकर 5000 रुपये लिमिट कर रहे हैं। आरबीआई की एक समिति ने सजेस्ट किया था कि बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां और बड़ी एनबीएफसी कंपनियों को बैंक का लाइसेंस दिया जाए। स्वाभाविक है उसका कुछ लोगों ने विरोध किया था कि उससे यस बैंक और आईएलएफएस टाइप के कांड बढ़ जाएंगे। अब शक्तिकांता दास ये प्रेस समिट में सब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा येट टू टेक डिसीजन ऑन दिस इंडस्ट्रियल हाउसेस इन बैंकिंग, मतलब क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है तो उन्होंने भी फूंक फूंक के डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि अभी कुछ निर्णय नहीं लिया है। बाकी सब चीज़ें बॉल बाय बॉल टाइप कमेंट्री इकोनॉमी में काम की नहीं। पेज 16 में स्पोर्ट्स में एक काम की चीज़ है। 1-2 दिन पहले कुछ समाचार आए थे कि ऑनलाइन बैटिंग, खेल पर सट्टा लगाना, उसकी जो मोबाइल ऐप और गेम्स होती हैं, सिक्किम के अलावा भारत के बाकी राज्यों में वो प्रतिबंधित है, इलीगल है। लेकिन फिर भी ऐसे ये सोनी लिव वगैरह पर आईपीएल के दौरान ऐसी सब एड्स आ रही थी ऑनलाइन बैटिंग की, सट्टेबाजी की। तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने उन सबको क्वेश्चन किया है कि केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उस हिसाब से ये सब करना अवैध है तो ये बंद करो। दूसरा, जैसे ये नेटफ्लिक्स टाइप के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, ऐसी एक और नई चीज़ आई है, ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म यानी OFSP, जैसे कि ड्रीम11, माई 11 सर्कल, ये सब ऐसी मोबाइल ऐप होती है कि उसमें आप अपनी फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलें। मतलब मैं अगर अपनी एक टीम बनाऊँ, धोनी और सचिन वगैरह, और आप अपनी टीम बनाएं और फिर हम उसको आपस में मैच, ऐसा कंप्यूटर पे कुछ गेम खेले मोबाइल पे, और फिर उसमें इनाम होते हैं कि 1000 रुपये जीते वगैरह। तो ये ऐसा है कि गेम के साथ साथ उसमें भी कुछ सट्टे और जुए का एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि असल में धोनी और सचिन नहीं खेल रहे, ये तो कंप्यूटर पे गेम खेल के कुछ उसमें एक प्रकार का जुआ हो रहा है। तो इसके ऊपर कुछ और ज़्यादा रेगुलेशन होने चाहिए, ऐसा नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट पेपर बनाया है टू रेगुलेट ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म। अब हमने खुद से पूरा ड्राफ्ट पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीति आयोग ने बनाया है तो 1-2 हफ्ते में इंडियन एक्सप्रेस वाला ही उसकी कोई एक्सप्लेन सीरीज़ बनाएगा या तो कोई कॉलम लिखेगा तो उसमें से पढ़ के देख लेंगे। सो दैट वाज द और हाँ, आखिर में अगर आपकी स्पोर्ट्स हॉबी है, इंटरव्यू फॉर्म में आप लिखने वाले हैं, तो एक और नया नियम कुछ देखना है, कंकशन सब्सटीट्यूट। ये ऐसा हुआ कि कोई रविंद्र जाडेजा किसी खिलाड़ी को चोट लग गई और वो सर उसका चकराने लगा, तो उसकी जगह पर जो वैकल्पिक खिलाड़ी आता है, कंकशन सब्सटीट्यूट, उस हिसाब से कुछ किया गया और फिर जीता या हारा, वो जो भी नियम थे। अगर आपकी क्रिकेट हॉबी है तो वो पढ़ लेना, पेज 16 पे दिया है।